हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, ये आपका 10th क्लास है। 10th क्लास सबसे इम्पोर्टेंट क्लास माना जाता है। यही एक ऐसा क्लास है जिसमें आप बोर्ड एग्जाम देंगे और आप अपने कैलिबर को चेक करेंगे कि हम किस लेवल में हैं, कितनी हमारी प्रिपरेशन है, हम कितनी बड़ी ऊंची उड़ान भर सकते हैं, किस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आपकी ये पहली शुरुआत है, इसलिए आपको अपना पूरा अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल डेडिकेट होकर के रेगुलर में पंक्चुअलिटी से आपको इस पूरे लॉकडाउन का पूरा बेनिफिट उठा लेना है। ठीक ना? इस लॉकडाउन का ऐसा यूटिलाइज करो कि आपके फ्यूचर का पूरा लॉक अप खोल दे, मीन्स आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बना दे। आप इतना प्रिपेयर कर लो अपने सब्जेक्ट को कि आगे आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। आइए स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स क्या हैं, पैसिव एलिमेंट क्या है, एक्टिव एलिमेंट क्या है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। कनेक्टिंग वायर क्या है, रजिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, इंडक्टर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, अमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है, की क्या है, रियोस्टेट क्या है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, टैपिंग की क्या है, स्विच की क्या है, क्लोज सर्किट क्या है, ओपन सर्किट क्या है, ये सारे डिस्कशन अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किया था। आपने अच्छे से सुना होगा, आपने अच्छे से उसको प्रिपेयर किया होगा, मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है। और आप सब्सक्राइब भी जरूर करते हैं, ठीक ना? आप सब्सक्राइब जरूर करते होंगे। ओके, आइए स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू करते हैं, उसी सर्किट को हम कंटिन्यूएशन करते हैं, देखते हैं और कौन से सर्किट एलिमेंट्स हमारे हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, टाइम स्टार्ट होता है अब। आइए देखिए, अब अगला हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक बेल। क्या है? इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल से तो आप लोग परिचित होंगे ना। आप जब डोर बेल बजाते हैं वो भी इलेक्ट्रिक बेल है, ऑफिस में देखिए बेल होती है वो भी इलेक्ट्रिक बेल है। तो देखिए ये एक इलेक्ट्रिक बेल है। क्या है? इलेक्ट्रिक बेल है। अब इलेक्ट्रिक बेल में आप क्या करते हैं, जब आप बेल को बजाते हैं तो कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इनपुट में कौन सी एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद आपको साउंड प्रोड्यूस होने लगती है तो कौन सी एनर्जी मिलती है, साउंड एनर्जी मिलती है। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक बेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक बेल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल है, ये इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल है। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है। किस पर? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है इलेक्ट्रिक बेल आपकी। तो इलेक्ट्रिक बेल जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है। इसका सिंबल ये होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब हम नेक्स्ट सर्किट एलिमेंट की बात करते हैं। देखिए इस तरीके से ए और बी दो टर्मिनल हैं। अगर ये सिंबल कहीं बना है तो समझ लो ये टर्मिनल का सिंबल है। इनके बीच में कोई भी डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो अमीटर हो सकता है, वोल्ट मीटर हो सकता है, रियोस्टेट हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है। तो अगर ऐसे कहीं सिंबल है तो टर्मिनल्स फॉर कनेक्टिंग द डिवाइस, ये टर्मिनल जो होते हैं किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के होते हैं, ठीक ना? ओके, अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर 14 नंबर में ये आपका इलेक्ट्रिक सेल है। क्या है? इलेक्ट्रिक सेल है। देखिए यहाँ पर एक बड़ी एरो होती है, ये बड़ी एरो थिन होती है और छोटी एरो थिक, और ये छोटी होती है, थिक एंड शार्ट होती है। ये निगेटिव टर्मिनल को शो करती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है। ये एक सेल का सिंबल है। किसका? इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है। और आपको पता है जब सेल के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं, सेल के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं, तो ये आपका बैटरी है। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। देखिए कितने सेल हैं यहाँ पर, 1 2 3, यहाँ 3 सेल का कॉम्बिनेशन है तो ये बैटरी बन गई। तो सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये 3 सेल से बनी हुई एक बैटरी बन गई। आप अपने घर में इन्वर्टर में बैटरी का यूज करते हैं, ट्रक में बैटरी का यूज किया जाता है, कार में बैटरी का यूज किया जाता है। तो अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड बैटरी। एक सेल का प्रॉपर कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है। ये एक बैटरी हो गई। अब नीचे देखिए नेक्स्ट, ये गैल्वेनोमीटर है। क्या है? गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का सिंबल देखिए, यहाँ प्लस माइनस नहीं होता है,
गैल्वेनोमीटर में प्लस माइनस का सिंबल नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर होता क्या है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी सर्किट में प्रेजेंट करंट को डिटेक्ट करती है कि करंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, अगर करंट प्रेजेंट है तो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी सर्किट में प्रेजेंट करंट को डिटेक्ट करती है कि करंट प्रेजेंस है या नहीं प्रेजेंस है। अगर प्रेजेंस है तो क्लॉकवाइज फ्लो कर रही या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, ये भी बताता है। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी सर्किट में प्रेजेंट करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, और ये भी बताती है कि करंट किस डायरेक्शन में है, मीन्स वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, बाद में गैल्वेनोमीटर में ही कुछ चेंज किया जाता है। बाद में गैल्वेनोमीटर में ही कुछ चेंज करके हम अमीटर बनाते हैं, वोल्ट मीटर बनाते हैं। तो अमीटर और वोल्ट मीटर जो बनाया जाता है वो गैल्वेनोमीटर से ही बनाया जाता है। अमीटर और वोल्ट मीटर जो बनाया जाता है वो गैल्वेनोमीटर से ही बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंज कर देते हैं तो अमीटर बन जाता है, और गैल्वेनोमीटर में ही कुछ चेंज करके वोल्ट मीटर बनाते हैं। जब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम एक लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। जब गैल्वेनोमीटर के सीरीज पैरेलल में हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो वो अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैल्वेनोमीटर बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस है। रीजन क्या है? एक तो ये करंट के प्रेजेंस को बताएगी, दूसरे करंट की डायरेक्शन को बताएगी, तीसरे गैल्वेनोमीटर से ही आप अमीटर बना सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर बना सकते हैं। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट डिवाइस की बात करते हैं। ये वोल्ट मीटर है, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। वोल्ट मीटर में प्लस माइनस का सिंबल होता है। अब ये वोल्ट मीटर करता क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को। तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। मान लीजिए ये कोई सर्किट एलिमेंट है, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल मेजर करना है, तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं। वोल्ट मीटर बता देता है कि कितनी रीडिंग है। तो वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, रियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। रियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जिस डिवाइस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को हमेशा कनेक्ट करते हैं। अमीटर को हमेशा सीरीज में और पोटेंशियल और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में। ओके, अब वोल्ट मीटर के बाद हमारा ये अमीटर है। क्या है? अमीटर। अमीटर करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। ये बताता है कि कितने एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। गैल्वेनोमीटर तो करंट के प्रेजेंस को बताता है, करंट की डायरेक्शन को बताता है, लेकिन जो हमारा अमीटर है ये करंट की मैग्नीट्यूड को बताता है कि कितने एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। इसमें एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। और जो आइडियल अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। कितना होता है बच्चों? 0 होता है। तो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, और जो रियल अमीटर होते हैं उनके रेजिस्टेंस वेरी लो होते हैं। रियल अमीटर के रेजिस्टेंस वेरी लो होते हैं। ये आपका अमीटर हो गया। तो अमीटर के विषय में 4 बातें याद रखेंगे। नंबर 1, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। सेकंड, अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। थर्ड, रियल अमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। फोर्थ, अमीटर करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। फिफ्थ, जब गैल्वेनोमीटर से ही अमीटर बनाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए 19 आपका है ये कंडेंसर। इसको क्या बोलते हैं मार्केट में? कंडेंसर। आपके फैन में, घर में जो आपके सीलिंग फैन है उसमें एक गोल गोल सिलेंडर के टाइप का लगा होता है, वो कंडेंसर होता है। मार्केट में उसको कंडेंसर कहते हैं, आपके फिजिक्स में उसको कैपेसिटर कहते हैं। जो कंडेंसर फैन में लगा होता है, आपके घरों में फैन में जो कंडेंसर गोल गोल लगा होता है वो कंडेंसर या कैपेसिटर होता है। इसका सिंबल ये होता है, इसको सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से डिनोट करते हैं। इसका ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। किसका? कैपेसिटर का यूज। और कहीं वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा हो, घर में वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा हो किसी डिवाइस में, तो उसको रोकने के लिए हम जो है कैपेसिटर या कंडेंसर का यूज करते हैं। कंडेंसर कहाँ यूज किया जाता है? फैन में। ठीक है ना, फैन में गोल गोल जो राउंड शेप का लगा होता है वो कंडेंसर होता है। अगला ये आपका इंडक्टर है।
अब इंडक्टर क्या है, जो पुरानी ट्यूबलाइट आती थी उसमें एक चोक लगा होता था, जो पुरानी आपके घरों में ट्यूबलाइट है उसमें एक चोक लगा होता था, उस चोक को हम इंडक्टर कहते हैं। जब किसी वायर को एक कॉइल फॉर्म में लपेट दो, जब किसी वायर को एक कॉइल फॉर्म में लपेट दो तो इसको इंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टर कहते हैं। और आपके घर में जो एसी करंट आती है, अल्टरनेटिंग करंट, उसमें हम इंडक्टर का यूज करते हैं। इंडक्टर को किससे डिनोट करते हैं? यल से। किससे? यल से। तो ये रहे आपके डिफरेंट सर्किट डायग्राम और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या सर्किट एलिमेंट्स जिनका आप बार बार यूज करेंगे, जिनके विषय में आप जो है हायर क्लास में भी पढ़ेंगे। इंडक्टर और कैपेसिटर आप 12 क्लास में पढ़ेंगे। अमीटर और वोल्ट मीटर आप अभी ही पढ़ रहे हैं। अब सर्किट डायग्राम, अब हम देखें कि डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट कैसे करते हैं। देखो एक सेल है, ये एक सेल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, और ये बल्ब है। ये देखिए एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है। अब इस बल्ब के एकरास हमें अगर पोटेंशियल मेजर करना है तो बल्ब के देखिए ये सेल का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से होना चाहिए, ये पॉजिटिव हो गया। सेल का नेगेटिव वोल्ट मीटर नेगेटिव से होना चाहिए, देखिए ये नेगेटिव हो गया। तो सेल का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, सेल का नेगेटिव वोल्ट मीटर के नेगेटिव से। और बल्ब के पैरेलल में देखिए वोल्ट मीटर लगा है। ये वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? इस बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। ये वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। ये की हो गई। ये देखिए कि यहाँ क्लोज्ड है, यहाँ की क्लोज्ड है, तो ये क्लोज्ड सर्किट है। यहीं पर की अगर ओपन कर देंगे तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा, फिर करंट फ्लो नहीं करेगी। ये अमीटर है। अब अमीटर देखिए सीरीज में लगा हुआ है। देखिए अमीटर का नेगेटिव यहाँ से कनेक्ट है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट है, तो अमीटर ये सीरीज में कनेक्ट है। और ये वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट है, ये पैरेलल में कनेक्ट है, ये सीरीज में कनेक्ट है। तो जब भी आप कनेक्शन करें तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से आना चाहिए, वोल्ट मीटर का नेगेटिव इसके नेगेटिव से आना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये आपका मीटर हो गया, ये सर्किट डायग्राम कहलाता है। ओके ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो ये अमीटर बताएगा कि इस बल्ब में कितनी करंट फ्लो कर रही है। यहाँ से करंट आपकी निकलेगी, देखिए यहाँ से करंट आपकी निकलेगी, ये आई, और ये करंट इसमें आएगी, ये करंट इसमें होते हुए इसमें जाएगी, ये करंट इसमें जाएगी। ये तो ये अमीटर बताएगा कि बल्ब में कितनी करंट फ्लो कर रही, उस करंट को ये मेजर करेगा। अब देखिए जिस लाइन में बल्ब है उसी लाइन में अमीटर है, तो इसको सीरीज बोलते हैं। और जिस लाइन में बल्ब है उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर है, तो इसको पैरेलल बोलते हैं। ये वोल्ट मीटर इसका वोल्टेज मेजर करेगा, ये अमीटर इसके करंट को मेजर करेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ क्या होता है? एक जॉर्ज साइमन ओम थे। कौन थे? जॉर्ज साइमन ओम के थे। कहाँ के थे ये थे जर्मनी के। कहाँ के थे? जॉर्ज साइमन ओम कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और इन्होंने ओम्स लॉ दिया था। क्या दिया था? ओम्स लॉ दिया था। किस ईयर में दिया था? 1828 में। किस में दिया था? 1828 में। तो इनका लॉ बड़ा ही बेसिक लॉ है। इनका लॉ बड़ा बेसिक लॉ है। तो इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था, अलग अलग कंडक्टर पर एक्सपेरिमेंट किया और ये पता किया कि किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रही है वो किस बात पर डिपेंड करती है। इन्होंने अलग अलग कंडक्टर पर एक्सपेरिमेंट किया और ये पता किया कि किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो करती है वो किस बात पर डिपेंड करती है, किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो इन्होंने ये देखा कि अगर किसी कंडक्टर की ना लेंथ चेंज करो ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करो, जैसे ये कोई कंडक्टर है तो इसकी ये लेंथ हो गई, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया। तो ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करो, ना लेंथ चेंज करो, ना टेम्परेचर चेंज करो, तो उसमें से फ्लो होने वाली जो करंट है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। आइए हम ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है, देखिए ये कोई एक कंडक्टर वायर है, देखिए ये कोई एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक, ये कोई कंडक्टिंग वायर है, ये प्लस है ये माइनस है। इसमें से करंट कितनी फ्लो कर रही है? आई। इसमें से आई करंट फ्लो कर रही है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी। तो ओम्स लॉ ये कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है, ओम्स लॉ ये बताता है कि इसमें से जो करंट ये फ्लो करेगी, ये कोई एक कंडक्टर है, ये कोई एक कंडक्टर है
जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, जिसमें करंट कितनी फ्लो कर रही I, तो ओम्स लॉ ये कहता है V प्रोपोर्शनल I। क्या? V प्रोपोर्शनल I मतलब किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। किसी कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट उस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। मींस अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट कम होगी। पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दोगे करंट डबल हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस को ट्रिपल कर दोगे करंट ट्रिपल हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दोगे करंट हाफ हो जाएगी। ओके, अब इनका स्टेटमेंट क्या है ओम्स लॉ का? स्टेटमेंट सुन लीजिए। इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर, अब ये फिजिकल कंडीशन क्या होती हैं? जैसे लेंथ है, टेम्परेचर है, एरिया है। लेंथ है, टेम्परेचर है, एरिया है। लेंथ है, टेम्परेचर है, एरिया है, इनको हम फिजिकल कंडीशन बोलते हैं। इज नॉट चेंज्ड, अगर किसी कंडक्टर की हम फिजिकल कंडीशन ना चेंज करें, ना लेंथ चेंज करें, ना एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज करें, ना टेम्परेचर चेंज करें, करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, तब इसमें से फ्लो होने वाली करंट जो है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। क्या होती है? उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। मतलब क्या हुआ? अगर किसी कंडक्टर की लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर ये ना चेंज करें तो उस कंडक्टर से फ्लो होने वाली जो करंट है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। तो क्या लिखेंगे एग्जाम में? इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर इज नॉट चेंज्ड, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर इज नॉट चेंज्ड, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the conductor. The current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor. अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन ना चेंज करे तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट उस कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई किए गए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। मीन्स V प्रोपोर्शनल I या V इक्वल टू आर आई। आर क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आर क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट। आर इक्वल टू V अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स, अगर V अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट हो, क्या हो? कांस्टेंट हो, उस केस में V प्रोपोर्शनल I हो जाएगा और R ना V पर डिपेंड करेगा ना I पर डिपेंड करेगा। अगर V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट हो, चेंज ना करे, जिस रेशियो में आप वोल्टेज को चेंज करो उसी रेशियो में करंट चेंज हो जाए, तो उस केस में V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट होगा और हम इसके रेशियो को हम बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंस है और ये लॉ कहलाएगा ओम्स लॉ। तो इफ R इक्वल टू V अपॉन I इज कांस्टेंट एंड R डज नॉट डिपेंड अपॉन V एंड I, अगर V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट हो और R ना V पर डिपेंड करे ना I पर डिपेंड करे, तो हम कहते हैं R इक्वल टू V अपॉन I कांस्टेंट। इसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। लेकिन अगर ये कांस्टेंट होगा तभी ओम्स लॉ कहलाएगा, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो ओम्स लॉ नहीं कहलाएगा। अब सुनिए, जहां पर दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो, जहां पर दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करो तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है। क्या आती है? स्ट्रेट लाइन आती है और वो भी ओरिजिन से पास होती है। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है, वो भी ओरिजिन से पास होती है। तो V और I के बीच में देखिए, ये V है, ये क्या है? V है, और ये क्या है? I है। ये पोटेंशियल है, ये करंट है। इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे, पोटेंशियल को किस में लोगे? वोल्ट में। करंट को किस में लोगे? एम्पियर में। तो अगर V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, क्या V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। तो जो कंडक्टर के लिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए उसे हम लीनियर कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर कंडक्टर कहते हैं। और इसका जो स्लोप है, देखिए ये जो एंगल आएगा, अगर tan थीटा लेंगे तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? V, बेस क्या हो जाएगा? I, तो V अपॉन I क्या हो जाएगा? R। तो इसका जो स्लोप है,
इसका जो ये एंगल है, एंगल को स्लोप बोलते हैं, ये जो इसका स्लोप है ये हमें रेजिस्टेंस दे देगा। क्या दे देगा? रेजिस्टेंस। तो आर प्रोपोर्शनल स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या? आर प्रोपोर्शनल स्लोप ऑफ द ग्राफ। मतलब क्या हुआ कि जब हम वाई एक्सिस पर वी को ले लें, एक्स एक्सिस पर हम आई को ले लें, तो वी और आई का जो स्लोप होगा ये हमें डायरेक्ट रेजिस्टेंस दे देगा। जिसका स्लोप ये ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ये कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, तो जब भी हम v और i के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, v को y एक्सिस पर लें और i को x एक्सिस पर लें, तो जो ग्राफ आएगा उसका स्लोप हमें रेजिस्टेंस देगा, और वो रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होगा, वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो जब भी हम v और i के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से। कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी। तो ओम्स लॉ का ग्राफ ये होता है v और i के बीच में। तो जो कंडक्टर्स ओम लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें ओमिक कंडक्टर कहते हैं। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें ओमिक कंडक्टर कहते हैं, जैसे मेटल्स। और जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते उन्हें नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं, जैसे सेमी कंडक्टर है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, ट्रायोड है। ये ऐसी चीज़ें हैं, ट्रांजिस्टर है, सेमी कंडक्टर, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। मीन्स उसमें वी आई के प्रोपोर्शनल में नहीं होता है, उसमें वी और आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। उन्हें हम नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं, या उन्हें नॉन लीनियर कंडक्टर कहते हैं। तो ये रहा ओम्स लॉ। अब रेजिस्टेंस की डिफिनेशन सुन लो, यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस की डिफिनेशन क्या आ जाएगी? द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस to the current flowing in a conductor is called resistance of the conductor. The ratio of the potential difference to the current flowing in a conductor is called resistance of the conductor. ये रेजिस्टेंस की डिफिनेशन हो जाएगी। ओके, तो इस वाले क्लास में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक वेल क्या होती है, और टर्मिनल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं, बैटरी क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, अमीटर क्या है, कंडेंसर क्या है, इंडक्टर क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है, ये चीज़ें हमने, और ओम्स लॉ क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया इस वाले टॉपिक में। अब आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, अपने नोट में इसको राइट कर लेना है। एग्जाम में भी ओम्स लॉ पूछा जाता है, और ये आपको प्रिपेयर कर लेना है। क्या करना है? प्रिपेयर कर लेना है। क्या करना है? प्रिपेयर कर लेना है। एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर हमने y एक्सिस पर v लिया था, x एक्सिस पर i लिया था। अगर इसका उल्टा हम कर दें, यहाँ पर हम i ले लें, यहाँ पर v ले लें, तो इसका जो स्लोप आएगा वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। क्या होगा? रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। फिर जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप लोग कर लेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। आप फिर विलेंट स्टूडेंट है, जो बात नहीं समझ में आएगी फिर आप शेयर करेंगे, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाय।